So dear students, dear viewers, welcome back and I hope all of you will be fine. In this video we are going to have a look at the previous year paper of political science of class 11th by JK Bose. आज की इस वीडियो में जो 2023 का आपका पेपर आया है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का जेके बोस की तरफ से, उसको रीड करने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो है 27 क्वेश्चंस आते हैं कुल, और जो टाइम है आपका एग्ज़ाम का वो है 3 घंटे, और जो टोटल मार्क्स होते हैं दे आर आउट ऑफ 100। 100 में से आपको जो मार्क्स लाने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन होता है जिसमें वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बड़े ही मुख्तसर जो जवाब होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो बड़ा ही प्रिसाइज है, बड़ा ही ब्रीफ आपको जो आंसर देना है, रेस्पॉन्स देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज नेचुरल इक्वालिटी। जो बाय बर्थ एक इंसान इक्वालिटी के साथ पैदा होता है, जो नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से या फितरत की तरफ से उसको दी जाती है। देखिए, एक तो होती है लीगल इक्वालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, जो किसी भी मुल्क का कानून या आइन अपने शहरियों को देता है। जो रूल ऑफ लॉ, कानून की जो हुक्मरानी होती है या इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल इक्वालिटी की बात होती है। जो बाय बर्थ एक इंसान अपने साथ पैदा जब होता है तो ये चीज़ उसके साथ होती है। जैसा कि रूसो ने एक बार कहा था, जो फ्रेंच फिलोसफर था जीन जैकस रूसो, उसने कहा था मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इज़ एवरीवेयर इन चेन्स। इंसान तो आज़ाद पैदा होता है लेकिन जहाँ कहीं भी देखा जाए उसको गुलाम बनाया जाता है। तो वो यहाँ पे इसी नेचुरल इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन देनी है कि नेचुरल इक्वालिटी असल में क्या होती है। एंड देन देयर इज़ व्हाट इज़ जस्ट सोसाइटी। जो इंसाफ पे मबनी एक समाज होता है वो क्या होता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो और कानून के सामने सब बराबर हो। क्योंकि कोई भी सोसाइटी तब तक डेवलप नहीं हो सकती, तरक्की नहीं कर सकती, कोई भी समाज, कोई भी मुल्क, कोई भी जो नेशन होता है, जब तक कि वहाँ पे जो एक जस्ट सोसाइटी या रूल ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ ये तस्वर ना हो, ये कंसेप्ट ना हो। तो आपको यहाँ पे बताना है जस्ट सोसाइटी क्या होता है। इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल राइट्स, वहाँ पे खाली वो सियासी हुकूक की बात नहीं होती है, आपको वोट डालने का हक दिया जाए, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हुकूक होते हैं जो एक सिटीज़न को, एक शहरी को होने चाहिए, तभी आप उसको जस्ट सोसाइटी कह सकते हैं। तो ग्लोबल सिटीज़नशिप क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबल सिटीज़नशिप? देखिए, एक तो होता है किसी मुल्क का जो सिटीज़नशिप जो वहाँ की दी जाती है, शहरियत। लेकिन ये जो ग्लोबल सिटीज़नशिप है, ये असल में जो यूनिवर्सलिज्म का कंसेप्ट है, दैट दिस होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ फैमिली मेम्बर। तो पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह है और जो भी लोग यहाँ पे हैं वो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं या इसके सिटीजन्स हैं, इसके शहरी हैं। तो ये यूनिवर्सलिज्म का कंसेप्ट है, जो ग्लोबलिज्म का कंसेप्ट है या ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है। तो चूँकि ये अभी इंटरनेट का दौर है, दूसरी चीज़ें हैं, तो इसके साथ भी ये किसी हद तक ये कंसेप्ट वाबस्ता है, जो एक मॉडर्न वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं अभी। तो यूनिवर्सलिज्म, ये पूरी ये दुनिया है, ये एक फैमिली की तरह है और जो भी लोग हैं वो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, इसके सिटीजन्स हैं। तो ये उस सेंस में यहाँ पे आया है ग्लोबल सिटीजनशिप। तो देन देयर इज सिटीज़न, वो इज़ अ सिटीज़न। सिटीज़न हम क्या किसको कहते हैं? एक तो होता है जो किसी इलाके का रहने वाला होता है, जो वहाँ का इनहेबिटेंट होता है। देन देयर इज़ जो सिटीज़न होता है, शहरी, लीगल मेंबर ऑफ अ कंट्री, जो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे जिसको वहाँ का जो एक फ़र्द या एक मेंबर के तौर पे तस्वर किया जाते हैं। इसके कुछ हुकूक होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं टुवार्ड्स हिज कंट्री, टुवार्ड्स द अदर पीपल, टुवार्ड्स द नेशन। तो उसको हम सिटीज़न कहते हैं, जो शहरी होते हैं। इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और अपने राइट्स होते हैं। फिर चाहे वो नेचुरलाइज्ड सिटीज़न हो या बाई बर्थ हो, वो अलग चीज़ है। देन देयर इज़ व्हाट इज़ अ नेशन। नेशन से क्या मुराद है, कौम से क्या मुराद है? देखिए, एक तो होता है कि जो कोई जोग्राफिकल एंटिटी हो, कोई इलाका हो और वो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हो, तो वो कोई नेशन नहीं होता है। नेशन इज़ नॉट ए जोग्राफिकल एंटिटी विद पीपल, कोई खता, कोई इलाका जिसमें कुछ लोग हों। नहीं नहीं, इसमें एक उनकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉमन थाट्स होते हैं, कॉमन गोल्स होती हैं, एक आपस में एक वाबस्तगी होती है, एक आपस में एक एफिनिटी होती है, एक जो यूनिटी का कंसेप्ट होता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो
जो नेशन को जन्म देती है, कौम को जन्म देती है। तो खाली ये नहीं है कि किसी इलाके में कुछ लोग हों और आप कहें कि ये कोई नेशन है, कोई कौम है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको असल में यहाँ पे इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको देनी है। देन देयर इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, थोड़ा बहुत इससे जो आपको थोड़ा बहुत लंबे जो आंसर्स लिखने हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वाल्स। जो ऑलरेडी इक्वल्स हैं उनका इक्वल ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, एक तो कंसेप्ट होता है पॉलिटिकल साइंस में इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। इक्विटी हम कहते हैं कि जब हर किसी को अपने अपने हिसाब से जो उसके जो एवेन्यूज़ या मौके दिए जाए या चांसेस दिए जाए, उसके राइट्स दिए जाए। लेकिन जो होते हैं इक्वल्स, जो ऑलरेडी इक्वल्स होते हैं, लेकिन उनके दरमियान भी जो इक्वल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट है वो अलग चीज़ है। तो इक्वालिटी और इक्विटी अगर आपने ये चीज़ें समझी हो तो आप ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे सकते हो कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स से क्या मुराद है। इक्विटी किस चीज़ को कहते हैं, बराबर किसी को मौके देना, और इक्वालिटी जो बराबरी होती है, जो इक्वल्स होते हैं जिनमें कोई डिफरेंस ना हो, तो उनका इक्वल ट्रीटमेंट उनको इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है। दैट मीन्स जो रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है, वो हर किसी को कैसे जो एक इक्वल ट्रीटमेंट दे सकती हैं, खासकर जो इक्वल्स हो, जो बराबर हो, जिनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस ना हो। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है सोशल इनजस्टिस, जो समाजी नाइंसाफ़ी होती है या समाजी जो नाबराबरी होती है। तो सोशल इनजस्टिस खाली पॉलिटिकल सेंस में नहीं है, चाहे वो फिर इकोनॉमिक बेसिस पे हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल बेसिस पे हो, रिलीजियस बेसिस पे हो, किसी भी तरह का जो एक इनजस्टिस, जो नाइंसाफ़ी होती है, जो जुल्म होता है, तो वो समाजी लेवल पे अगर ये चीज़ें हों तो कोई भी कंट्री तब तक डेवलप नहीं हो सकती। और सोशल जस्टिस बहुत ज़्यादा अहम होता है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक जमहूरी समाज में। जब तक कि सोशल जस्टिस ना हो, समाजी बराबरी ना हो, समाजी इंसाफ ना हो, तब तक वो सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती। चाहे फिर वो कास्टिज़म के बेसिस पे इनजस्टिस हो रहा हो, या जो दूसरे जो होते हैं रिलीजन बेसिस पे, रीजन लिंग्विस्टिक बेसिस पे, या मज़हब की बुनियाद पे। तो इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, खासकर जो सोशल लेवल्स पे जो चीज़ें हो रही हो। एंड देन देयर इज़ सॉवरेंटी, हम किसको कहते हैं, खुद मुख्तारी। कोई भी मुल्क जो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है, जो इसकी अपने हित में हो, अपने फ़ायदे हो, वो इंडिपेंडेंटली फ्रेम कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है। अगर किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हो, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो किसी दूसरे मुल्क के मातहत हो, तो हम नहीं कह सकते कि वो मुल्क सॉवरीन है, वो मुल्क खुद मुख्तार है। तो सॉवरेंटी बहुत ज़्यादा अहम होती है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। कोई भी कंट्री तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो सॉवरीन ना हो, खुद मुख्तार ना हो। जो वो फैसले कर सकते वो अपने हिसाब से कर सकते, जो इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमस जिसको आप कहते हैं। दैट मीन्स दे कैन टेक द डिसीजंस बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी आउटसाइड प्रेशर। किसी भी दूसरी ताकत के अंडर रह के उसके मातहती में वो कोई फ़ैसला ना करे, बल्कि अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए करे, इंडिपेंडेंटली करे। तभी हम कहते हैं कि वो मुल्क सॉवरीन है, खुद मुख्तार है, ऑटोनोमस है। और फिर जो होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स कि आप अपने फ़ैसले खुद कर सके। खासकर ये डेमोक्रेसी में ये चीज़ें हैं कि जो लोग होते हैं वो मेंबर्स को चूज़ करते हैं, ताकि वो जो मेंबर्स हैं वो लोगों के हित के लिए या उनके मर्ज़ी के मुताबिक जो फ़ैसले दे सके। सेल्फ डिटरमाइन, दैट मीन्स दे कैन डिटरमाइन देयर फ्यूचर, डिटरमाइन देयर सेटअप, डिटरमाइन देयर इकोनॉमी, डिटरमाइन देयर सोशल एंड अदर पैरामीटर्स। तो जो सेल्फ डिटरमाइन, अपने आप को डिटरमाइन करना, दैट मीन्स अपने बारे में खुद फैसले करना कि मेरे लिए क्या ठीक है, मैं कैसे ये डिसीजंस ले सकता हूँ। सेल्फ डिटर्मिनेशन हम इसी सेंस में देखते हैं, ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। तो मेंशन टू बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीजनशिप, जो अच्छी एक सिटीजनशिप होती है वो उसमें क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो सिटीजनशिप में अगर हम देखेंगे, इसमें जो सबसे मेरे ख्याल से अहम है वो है, एक तो होती हैं ड्यूटीज़ एंड राइट्स। तो बेहतरीन सिटीजनशिप वो हैं जिसको ये पता हो कि मेरी जो ड्यूटीज़ हैं टुवार्ड्स माय कंट्री, टुवार्ड्स माय पीपल, वो क्या है। तो अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मेरी ड्यूटीज़ क्या है, या फिर पूरी दुनिया के लिए एज ग्लोबल सिटीज़नशिप अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ग्लोबल सिटीज़न के तौर पे, या फिर जो मेरे राइट्स हैं। अगर आपको अपने राइट्स पता नहीं है कि मेरे हुकूक क्या है, तो मेरे ख्याल से वो कोई अच्छा सिटीज़न नहीं है। सो ये यहाँ पे जो अहम क्वालिटीज़ हैं इसकी,
कि एक जो अच्छा सिटीज़न है वो अवेयर होना चाहिए दैट व्हाट आर हिज ड्यूटीज़, व्हाट आर हिज राइट्स, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है। वो एजुकेटेड होना चाहिए, डेवलप्ड सिविलाइज्ड होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सिटीज़न जो उसको कहा जा सकता है। सिटीज़नशिप की ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं सेक्शन सी में, इसमें भी थोड़ा बहुत आपको किसी हद तक थोड़ा डिटेल में लिखना है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन क्या है, तो व्हाट आर इट्स मेरिट्स, इसके मेरिट्स क्या है। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। देखिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइन क्या है, चाहे फिर वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इंडिया में जो आइन की एक बाज़ाब्ता एक किताब की सूरत में है, एक बुक की सूरत में है, या फिर अनरिटन जो इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स अनरिटन इन नेचर, वो कोई रिटन नहीं है, उसमें वक्त के साथ साथ वो कुछ चेंजेस लाई जाती है। तो इसके मेरिट्स क्या होते हैं। देखिए, जब तक कि किसी मुल्क का कोई आइन ना हो, कोई कानून ना हो, तब तक वो मुल्क डेवलप नहीं हो सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। जो पूरा जो एक सेटअप होता है, चाहे फिर वो जुडिशरी है, चाहे फिर वो लेजिस्लेचर है, चाहे फिर वो जो एग्जीक्यूटिव होता है, ये इसी आइन, इसी कानून के तहत जो चलता है, फैसले करता है। और अगर ये एक डिसिप्लिन की तरह होता है, अगर आप इसके इस पे नहीं चलोगे तो एक कन्फ्यूजन, एक कियास, एक क्रैश इन इदारों के दरमियान, इन यूनिट्स के दरमियान पैदा होगा। जो ये गवर्नमेंट की जो अलग अलग जो ये शाखें होती हैं, तो आइन बहुत ज़्यादा अहम होता है, इसके मेरिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आइन के बगैर कोई भी मुल्क जो है वो एक जो खाना जंगी की सूरत वहाँ पे पैदा हो जाएगी, या एक कन्फ्यूजन की सूरत पैदा हो जाएगी। चाहे फिर वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो अलग बात है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्शन, जो डिफेक्शन का कंसेप्ट ये चीज़ होती है, अलहदगी पसंद की, कि मेरे लिए अलग रीजन बना दो, मेरे लिए अलग कंट्री बना दो। जो डिफेक्शन, अलहदगी पसंद, जिसको हम चरमपंथ कहते हैं, व्हाट आर इट्स डिमेरिट्स, इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं। देखिए, ये तो एक होता है, एक ये जो इंक्लूसिवनेस होती है ये ख़त्म कर देती है कि आप रीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, रेस के बेस पे कोई अलग अपने लिए इलाका चाहो, तो फिर ये एक ट्रेंड सा बन जाता है डिफेक्शन का, टू गेट डिफेक्टेड, अलहदा होना या अलहदगी पसंदगी जो होती है। तो ये इसके डिमेरिट्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक एंटी डेमोक्रेटिक ये चीज़ होती है, या जो आप कहते हैं इंक्लूसिवनेस इसमें नहीं होती है। फेडरलिज्म हम किसको कहते हैं, जो पावर शेयरिंग होती है फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स, और डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, जो यूनियन सेंटर और स्टेट्स के दरमियान, रीजन्स के दरमियान जो पावर शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो ताकत का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस हाउ डज इट अकोमोडेटेड डाइवर्सिटीज़, जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं किसी भी मुल्क में, अलग अलग जो ये जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, रीजनल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक हो, कैसे ये इन चीज़ों को अकोमोडेट करते हैं। देखिए, जो यूनियन होता है उसमें वहाँ पे मोस्टली जो कानून होता है वो एक समान होता है, लेकिन जो फिर रीजनल डाइवर्सिटीज़ होती हैं, रिलीजन, कल्चरल, दूसरी चीज़ें, उस हिसाब से आपको जो फेडरलिज्म है वो उन चीज़ों को अकोमोडेट करता है। आप उस हिसाब से फिर जो ये पावर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिवाइड करते हो, ताकि इन चीज़ों को अकोमोडेट किया जाए, इन चीज़ों को मैनेज किया जाए, जो ये डाइवर्सिटीज़ होते हैं। एंड देन देयर इज डिस्कस हाउ कैन ग्लोबल वायलेंस बी एलिमिनेटेड, जो पूरी दुनिया में अभी एक वायलेंस की सूरत हाल है, अभी एक खाना जंगी की सूरत हाल है, कैसे इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। जो अभी आप इसराइल पैलेस्टीन में देख रहे हो, या रशिया यूक्रेन में, या दूसरी जो वायलेंस होती हैं रीजनल, कास्ट, लिंग्विस्टिक जो होते हैं, या किसी भी दूसरे जो मैनिफेस्टेशन के, कैसे उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे उनको ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा अहम है। और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है ये प्रमोट करने की ज़रूरत है, इंक्लूसिवनेस प्रमोट करने की ज़रूरत है। एंड दिस होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, तो कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। व्हाट इज़ वेलफेयर स्टेट, व्हाट आर इट्स एसेंशियल फीचर, जो वेलफेयर स्टेट होता है, जो अपने शहरियों का, अपने लोगों का वेलफेयर के बारे में जो उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं। एक तो होता है पुलिस स्टेट, जो खाली लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो वेलफेयर स्टेट होता है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अभी ये कंसेप्ट चल रहा है वेलफेयर स्टेट का, जो आवाम के हित के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होती है, इसके एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, इसकी खसूसियत क्या होती है, किन चीज़ों पे इसका ज़्यादा ध्यान रहता है इस वेलफेयर स्टेट का। देन देयर इज़ व्हाट इज़ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बेसिस पे जो इक्वालिटी होती है, मेल फीमेल बेसिस पे, वो क्या होती है। देखिए, अभी जो बहुत बड़ा इशू है
व्हाट इज़ जेंडर इक्वालिटी, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग इट। जो जेंडर इक्वालिटी डिमांड की जाती है, कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो फीमेल्स के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, चाहे वो एजुकेशनली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, किसी भी बेसिस पे, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और जो जेंडर है, जो मेल फीमेल है, इसमें एक इक्वालिटी, एक प्रॉक्सिमिटी, तो वो कैसे क्रिएट की जा सकती हैं। औरतों को उनके हुकूक दिए जाए। जो फेमिनिज्म की का जो स्लोगन है या जो उनकी डिमांड है, जो फेमिनिस्ट्स हैं, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग इट। इसमें क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, एक तो होता है जो कस्टम्स हैं, जो पुराने, हु प्रमोट दिस जेंडर इनइक्वालिटी, या जो दूसरे नोशन जो डेवलप हुई हैं, कंस्ट्रक्शन जो हुई हैं, जो कुछ नोशंस क्रिएट किए गए हैं रिगार्डिंग द वुमेन फोक, रिगार्डिंग द फीमेल्स इन ए सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी वक्त से जो औरतों के बारे में कुछ जो गलत चीज़ें, नोशंस, एक जो नेगेटिव एक पोर्ट्रेयल जो क्रिएट किया गया है, कैसे जेंडर इक्वालिटी में वो चीज़ें जो हैं वो मेन चैलेंजेस हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। वो चीज़ें आपको देखनी हैं जो कन्फ्रंट कर रही हैं, जो इसके सामने आ रही हैं, जो जेंडर इक्वालिटी को नहीं होने देती। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, या जो इसमें फिर एक डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है, या दूसरे जो और क्वेश्चन हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, आपको एक आइडिया आया होगा कि जो अभी आपका जो पेपर पैटर्न है, या जो अभी आपका एग्ज़ाम है, उसमें आपको कैसे जो क्वेश्चन को अडॉप्ट करना है। देखिए, आपको तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एग्जामिनर है वो क्या क्या कह रहा है, और आपको उसी हिसाब से तो फिर इसका आंसर लिखना है। दूसरे आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसा है, मुझे शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप है, या आपको डिटेल में जाना है, या बिल्कुल ही एक ब्रीफ आंसर देना है। तो वो चीज़ें आपको जहन में रखनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी व्यू दें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।